नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए, जिसमें मैं एनसीईआरटी के जो साइंस पोर्शन होता है, जिसमें 9 और 10 को हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसमें मैं साइंस के हर एक चैप्टर का मैं क्या करूँगा, एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कक्षा 9 का जो गति जो चैप्टर है मोशन, उसी का मैं एमसीक्यूज आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कक्षा 10 एनसीईआरटी का मैं अंतिम चैप्टर तक हल ना करवा दूं, ठीक है। तो ये सीरीज चलता रहेगा। तो मैं ये कक्षा 9 का पहले मैं करवा लूंगा, फिर उसके बाद कक्षा 10 का कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला चैप्टर है गति का। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि समांतर गति किसे कहते हैं। तो समांतर जो गति होती है, एक जब वस्तु समान वेग से चलती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर गति कहते हैं, ठीक है। जब वस्तु समान वेग से चलेगी तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो समांतर गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए बाबू ये क्या कर रहा है, सब्सक्राइब करने को लिए कह रहा है ना, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। वेग क्या है, तो वेग जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो एक ट्रिक होता है, जिन शब्दों में, ठीक है, वह शब्द आता है वे सभी क्या होते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं, ठीक है। वे सभी सदिश राशि कहलाते हैं। तो ये मैं इसी तरीके से मैंने याद करने की कोशिश किया है, जो हमारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। तो वेग में जो वह है तो इसीलिए क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। आगे मैं सुनाता रहूँगा कैसे कैसे होता है। उसके बाद यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो वह कितनी दूरी तय करेगी 2 घंटे में। तो जाहिर सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि ये कोई वस्तु जो है 60 किलोमीटर की गति 2 घंटे में तय करेगी। अर्थात जो दूरी होती है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इंटू टाइम, होता है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड आपका कितना दिया हुआ है, तो आपका स्पीड दिया है 60 और टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 2, टाइम 2 है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, यानी कि जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी तो वह 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब आते हैं औसत गति की तरफ। तो औसत गति की परिभाषा क्या है, तो जो औसत गति की जो परिभाषा होती है वो कहता है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, ठीक है। औसत वेग किसे कहते हैं, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय को क्या कहेंगे, तो औसत वेग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, अर्थात विस्थापन के बारे में कौन सा सही, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब देखते हैं, विस्थापन जो होता है वह या तो दूरी के बराबर हो गया या दूरी से कम होता है, ठीक है। हमेशा दूरी से कम होगा या बराबर होगा। चलिए समझते हैं विस्थापन कहते हैं किसे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक खेत है इस तरीके से, ठीक है। यदि ये पूरा खेत क्या है, बोया गया है, इसमें फसल लगी हुई है। तो अगर हम कहें आपसे कि आप इस बिंदु से, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी पर आपको जाना है, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आपको आना है। तो और खेत में क्या लगी हुई है, फसल लगी हुई है। तो आप कैसे जाइएगा, ए से बी की तरफ, या तो आप ये दूरी तक इस तरीके से आ सकते हैं, इस तरीके से चल के, ठीक है, या तो आप यहाँ से ये ऐसे चलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका दूरी कहलाता है, ठीक है, ये आपका दूरी कहलाएगा। यदि फसल लगी हुई है, आपको फसल के बीच से होकर जाएंगे नहीं, तो आप इस रास्ते या तो ये वाला मेड़ पकड़ के इस तरीके से जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे, ठीक। यदि हम कह दें आपको कि ये फसल जो है कट गई है, खेत में फसल कट गई है और अब आपको ए से बिंदु बी पे जाना है, आप क्या करेगा, आप शॉर्टकट रास्ता लीजिएगा, यानी कि ये इस तरीके से आप चल के यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से चल के आप जाएंगे, ठीक है, ए से बी की तरफ, ठीक है। ये वाली दूरी आप तय कर देंगे। तो यही जो शॉर्टकट रास्ता आप मार रहे हैं ए से बी की तरफ जाने के लिए, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है, यही आपका विस्थापन कहलाता है। और ये जो विस्थापन होता है या तो दूरी के बराबर होता है या दूरी से कम होगा, ठीक है। हमेशा जो विस्थापन होता है
या तो दूरी के बराबर होगा या तो कम होगा। एग्जाम्पल की दूरी के बराबर कब होगा, चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है एक रेखा है जो एक ए से लेकर के बी की तरफ है, ठीक है। अगर हम कहें कि आपको बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाना है, ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पे विस्थापन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाइएगा तो ये ऐसे जाइएगा या फिर इस रेखा पे चल के जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या बताएं आपको, विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या तो दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ऐसे लंबा दूरी तय करिएगा तो ये विस्थापन कभी नहीं कहलाएगा। विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप जो विस्थापन होता है ये दूरी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यही दूरी हो गई और यही आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ये कभी भी विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। आप लंबा दूरी नहीं तय करिएगा, ठीक है। यही आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, या तो दूरी के यहाँ पे विस्थापन दूरी के बराबर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले पीपीटी की तरफ। ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, ताक्षणिक वेग, ठीक। जो ताक्षणिक वेग ज्ञात करने का, माफ करिएगा, ताक्षणिक वेग ज्ञात करने का प्रयोग होता है, ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। जो ताक्षणिक वेग होता है उसको ज्ञात करने के लिए ग्राफ का भी उपयोग कर सकते हैं आप और डेरिवेटिव का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं किसमें, ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप आते हैं अपने अगले पीपीटी की तरफ। समांतर चाल में क्या होता है, चाल स्थिर होती है, चाल बदलती रहती है, चाल शून्य होती है या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो समांतर चाल होता है यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें चाल स्थिर होती है, ठीक है। चाल कैसी होती है, स्थिर होती है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो उसका जो चाल होगा वो हमेशा 20 के ही रफ्तार में चलेगी, ठीक है। एकदम एक समान वेग से चलेगी, उसी को क्या कहते हैं, समांतर चाल कहते हैं। वो न तो 21 होगा न तो 19 होगा, हमेशा क्या होगा 20 के स्पीड से ही चलेगी और उसे ही क्या कहते हैं, समांतर चाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। त्वरण का इसमें से क्या सही सूत्र होगा, ठीक है। वेग बटे समय, दूरी बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय या बल बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो जो त्वरण होता है वो क्या होगा, उस वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं, वेग माने माफ करेगा त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समय को। किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता हो तो इसका अर्थ क्या है, यदि कोई वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो गति होगा वस्तु की गति बढ़ रही है, वस्तु की गति घट रही है, वस्तु स्थिर है या वस्तु ऊपर जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु का अगर त्वरण ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु का गति है वो क्या होगा, घट रही है। ऋणात्मक मतलब घट रही है। जैसे मान लेते हैं, आप समझते हैं एक्सीलरेटर क्या होता है। जैसे अगर जो आप मान लेते हैं हम लोग क्या चला रहे हैं, एक टू व्हीलर चला रहे हैं, तो टू व्हीलर में जो एक्सीलरेटर होता है, जब हम उसको ऐंठते हैं तो वस्तु की स्पीड तेज होती है और जब हम एक्सीलरेटर को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे जो टू व्हीलर है उसकी जो गति है वो कम होगी, ठीक है। तो जब कम होती है तो यहीं पे कह रहा है ना, जब वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है तो वस्तु जब ऋणात्मक त्वरण होगा तो जाहिर सी बात है वस्तु की गति क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और जब वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा तो वस्तु की गति बढ़ेगी, ठीक है। यदि कोई कार 10 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 5 सेकेंड में प्राप्त करती है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे गति का पहला समीकरण लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो गति का पहला समीकरण क्या कहता है, गति का पहला समीकरण कहता है आपका, गति का पहला समीकरण कहता है कि v बराबर u प्लस at होता है ना।
u प्लस at होता है। तो जो v होता है वो अंतिम वेग होता है और जो u होता है वो प्रारंभिक वेग होता है और a क्या होता है, तो त्वरण होता है और t आपका समय होता है। ठीक है, तो जो अंतिम वेग है वो क्या है, 30 है। ठीक है, तो अंतिम वेग हम यहाँ पे 30 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद u की जगह क्या रखेंगे, प्रारंभिक वेग रखेंगे। तो यदि कार की पहली प्रारंभिक वेग कितना है, तो 10 है, प्लस हमको त्वरण ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है और हम यहाँ पे क्या रखेंगे, t का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 सेकंड दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर करेंगे। 10 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 30 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20 हो जाएगा, बराबर a इंटू 5, यही होगा ना, a इंटू 5। अब 5 को हम a बराबर क्या हो जाएगा फिर, अरे ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो a बराबर आपका हो जाएगा 20/5। ठीक, अब हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका सही होगा। ठीक है, ये त्वरण हो जाएगा आपका। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। गति के ग्राफ में दूरी और समय के ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। ठीक है, गति के ग्राफ में दूरी, समय, ग्राफ की ढाल क्या दर्शाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाएगा, तो ये जो दर्शाता है, अच्छा ये बताइए दूरी और समय क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये क्या दर्शाएगा आपका, जाहिर सी बात है ये 4 को दर्शाएगा। ठीक है, ये किसको दर्शाएगा, 4 को दर्शाएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4, दूरी और समय का अगर आपका आप पूछ रहा है ना, तो आपको पता है कि ये 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो जाहिर सी बात है ये किसको दर्शाएगा, ये 4 को दर्शाएगा, ये 4 को दर्शाता है। ठीक है, गति के ग्राफ में दूरी, समय, ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है, तो ये 4 को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद समान त्वरण की स्थिति में क्या होता है, समान त्वरण की स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, त्वरण बदलता है, त्वरण स्थिर होता है, त्वरण वेग स्थिर रहता है या चाल बदलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्वरण जब समान त्वरण होगा, तो त्वरण जब समान रहेगा तो जाहिर सी बात है जब एक स्पीड में बदलेगी, न तो त्वरण ऋणात्मक होगा न धनात्मक होगा। जब एक स्पीड में रहेगी तो जो त्वरण, जो वेग होगा वो स्थिर रहता है। ठीक है, वेग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक, तो यही कहता है कि समान त्वरण की स्थिति में क्या होगा, तो वेग स्थिर रहेगी। ठीक है दोस्तों, वेग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, त्वरण नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। त्वरण बदलता है, कभी नहीं बदलेगा। त्वरण स्थिर रहता है तो त्वरण स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, वेग स्थिर रहता है, चाल बदलती रहती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही रहेगा, तो इसमें वेग स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले पीपीटी की तरफ। यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में इसका वेग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसके समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है ट्रेन, ठीक, और उसको हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हमको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आना है, यानी कि हमको बड़े से छोटे में आना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 36 को इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन रहता है। 36 को इस तरीके लिख रहे हैं, अब छोटे पे आना है ना, किलोमीटर से प्रति घंटे में आना है। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 36 में 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो 18 का 18 दूनी 36 होता है ना, ये 2 हो जाएगा, अर्थात हम जब 2 में 5 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही अगर कहता है कि मीटर प्रति सेकंड में रहता है, किलोमीटर में बदलना होता है, तो हम 18/5 से इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, अच्छा बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, बटे घंटा है
तो घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में होता है, और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? फिर 60 सेकंड होता है, तो 60 से 60 में गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 10/36 लिखेंगे, 10/36 लिखेंगे। अब इसको हम 2 से काटेंगे, तो ये आपका 5 बार में कटेगा और ये 18 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 5/18, माफ करिएगा, 5/18, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये 5/18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदला गया? मीटर प्रति सेकंड बदल दिया गया। अब कह रहा है कि समान गति में दूरी और समय का ग्राफ कैसा होता है? तो कैसा होगा? एक सीधी रेखा में होगा, जाहिर सी बात है, समान गति रहेगा तो सीधी रेखा में होगा, एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है दोस्तों, एक सीधी रेखा में होगा समान गति में, ठीक है। दूरी और समय क्या होगा? एक सीधी रेखा में होगा। तो इसको एक बार ग्राफ बना के समझा देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये कौन सा ग्राफ हो गया, यहाँ पे आपका स्पीड है, यहाँ समय है, यहाँ पे टी है आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है, ठीक। तो जब आपका गति समान है, जब गति समान रहेगा तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी और एक सीधी रेखा आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? एक सीधी रेखा मिलती है समान गति के केस में, ठीक है दोस्तों। आते अपने अगले पीपीटी की तरफ। कह रहा है कि यदि कोई बस 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो क्या बताते हैं आपको? दूरी बराबर क्या बताएं आपको? दूरी बराबर बताएं आपको कि चाल इंटू समय होता है ना, चाल इंटू समय। तो चाल आपका कितना है? 20 है, और समय कितना है? तो आपका 10 है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। अब यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड से घटेगा जब, तो ये क्या हो जाएगा? तो 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 200 मीटर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ये सही होगा। ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋणात्मक त्वरण को, तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि मंदन, बल, गति, वेग, इसको कहते हैं मंदन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को हमेशा किस नाम से जाना जाता है? मंदन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप चाहेंगे तब तक रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो को मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं, तो उसके लिए आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, तो मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने अगले पीपीटी की तरफ। यदि कोई वस्तु की चाल 0 है तो क्या है? तो क्या होगा? वस्तु स्थिर है, वस्तु चल रही है, वस्तु मंदन में है, वस्तु में त्वरण है। जाहिर सी बात है भाई, जब वस्तु की चाल 0 है तो वो कैसा होगा? तो वस्तु स्थिर होगी। वस्तु स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी? वस्तु स्थिर रहेगी। कहना कि गति के समीकरण में, गति का समीकरण, जो पहला गति का समीकरण क्या बताता है आपको? v बराबर u प्लस at में v का अर्थ क्या है? तो जो v होता है वो अंतिम वेग कहलाता है, बताया ना आप लोगों को। तो जो v होता है वो अंतिम वेग होता है, v आपका अंतिम वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। और u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। u आपका प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। और a क्या होता है? तो ये आपका त्वरण होता है, त्वरण होता है। और t क्या होता है? तो आपका समय होता है। t क्या होता है? तो ये समय होता है, ठीक है, समय होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? v क्या होता है? तो अंतिम वेग होता है। यदि कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 4 सेकंड तक चले तो उसका वेग कितना होगा? ठीक है, 4 सेकंड तक चले। और यहाँ पे u कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? गति का।
तो गति का हम यहाँ पे हम गति का उसका वेग कितना होगा, तो यहाँ पे वेग कितना होगा, तो इसका यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस at होता है, u प्लस at होता है। तो यहाँ पे u का मान कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब v का मान आपका कितना है, माफ करिएगा, v का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। v का मान ज्ञात करना है और a का मान आपका त्वरण कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। त्वरण का मान देखिए, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 5 दिया है, तो 5 हम यहाँ लिख देंगे और t का मान कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक। तो v का मान कितना निकल के आएगा, तो ये आपका v हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसका त्वरण किस दिशा में होता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसका त्वरण किस दिशा में होता है। तो जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो त्वरण होता है वो हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। किधर लगेगा, नीचे की ओर लगता है। यदि कोई वस्तु गिराई जाती है तो उस पर कौन सा त्वरण लगता है, तो उस पर जो लगता है उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम लोग ए लिख रहे थे वहां पे अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे जी लिखते हैं, ठीक है। गति के प्रथम समीकरण को कौन सा रूप है, तो देखिए ध्यान से, जो गति का जो प्रथम समीकरण होता है, उसको क्या कहते हैं, यही होता है v बराबर u प्लस at होता है। और ये आपका द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और गति का ये तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। और इसी को हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। और जब यहाँ पे पृथ्वी इन्वॉल्व हो जाती है तो यहाँ जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे क्या हो जाता है, जी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है फर्स्ट समीकरण, ये होता है सेकेंड समीकरण, ये होता है आपका सेकेंड समीकरण, ये होता है आपका थर्ड समीकरण, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आते हैं हम लोग अपने अगले पीपीटी की तरफ। तो अगला पीपीटी है आपका कि यदि कोई वस्तु 50 किलोमीटर उत्तर और 120 किलोमीटर पूरब जाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले हमको इस सवाल को लगाने की दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो हमें कहाँ जाना है, यदि कोई वस्तु 50 किलोमीटर उत्तर जा रहा है यानी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, फिर हम यहाँ से उत्तर की तरफ गए, नॉर्थ में गए, कितना 50 किलोमीटर, फिर उसके बाद 120 किलोमीटर पूरा जाते हैं। तो अब यहाँ से हम 120 इधर जाएंगे, ठीक है। ये एक दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपका 50 हो गया, ये कितना हो गया 120 हो गया। तो पूछ रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये आपका विस्थापन यही होगा। तो पूछ रहा है कि विस्थापन कितना होगा, यानी कि इसका मान क्या है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको कर्ण का मान निकालना है, तो लंब का मान कितना दिया है, 120 दिया है। एक काम करते हैं, हम इसको अनुपात में पहले तोड़ देते हैं। जब अनुपात में तोड़ लेंगे तो हमको ऑटोमेटिक ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। अनुपात में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसको 10 से काटते हैं। जब 10 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। तो ये 0 0 कट गया, यानी 10 से हम 10 से भाग दिए हैं, ठीक है। अब जितना आएगा उसमें 10 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 लिख सकते हैं, प्लस
आधार का स्क्वायर कितना है, तो आधार का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना। तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 169 किसका है, किसका होता है स्क्वायर, ये 13 का होता है। तो के का मान कितना हो जाएगा, ये 13 आएगा। के का मान कितना आएगा, कर्ण का मान तो आपका 13 आएगा ना 13। अब ध्यान दीजिएगा, हम 10 से भाग दिए थे और 10 से भाग दिए थे, तो अब क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये 130 किलोमीटर इसका विस्थापन निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए बाबू साहब सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अब मिलते हैं अपने अगली चैप्टर की तरफ।